यात्रा करते हुए पाए जाते हैं तो उनके लिए बस या ट्रेन द्वारा यात्रा की व्यवस्था करने की चेष्टा की जाए। तब तक उनकी नज़दीकी शेल्टर होम में रहने की और उनके लिए भोजन पानी की व्यवस्था की जाए। राज्य सरकारें रेलवे को अपना सहयोग दें ताकि रेलवे अधिक से अधिक श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चला पाए और प्रवासी श्रमिक सुचारू रूप से अपने घर वापस जा सके। आज सुबह गृह मंत्रालय ने रेलवे और राज्य सरकारों के नोडल ऑफिसर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा स्पेशल ट्रेनों की समीक्षा की ताकि फंसे हुए लोग जल्द से जल्द अपने घर वापस आ सकें। इस बात पर जोर दिया गया कि अगले कुछ हफ्तों तक रोज कम से कम 100 श्रमिक स्पेशल ट्रेन्स चलाई जाए, जिससे श्रमिकों को वापस घर आने में कोई समस्या नहीं आए। भारतीय रेल 12 मई से चरणबद्ध तरीके से पैसेंजर ट्रेन्स का परिचालन फिर से आरंभ कर रही है। ये ट्रेनें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से स्पेशल ट्रेन्स के रूप में 15 डेस्टिनेशंस के लिए चलेगी। गृह मंत्रालय ने आज आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत ट्रेन द्वारा लोगों की आवाजाही के संदर्भ में एसओपी जारी की है, जिसके तहत ट्रेन्स के शेड्यूल, टिकट्स की बुकिंग एवं लोगों की आवाजाही से संबंधित प्रक्रिया इत्यादि के बारे में रेलवेज व्यापक प्रचार करेगी। कन्फर्म्ड ई टिकट होने पर ही पैसेंजर रेलवे स्टेशन में एंट्री प्राप्त कर सकता है। इस कन्फर्म्ड ई टिकट के आधार पर वह स्टेशन तक आ सकता है। उसे अलग से कर्फ्यू पास वगैरह लेने की जरूरत नहीं। स्टेशन पर पैसेंजर्स की स्क्रीनिंग होगी और केवल एसिम्प्टोमेटिक पैसेंजर्स को ही ट्रेन पर बोर्ड करने की अनुमति दी जाएगी। पैसेंजर्स को हर समय फेस मास्क या फेस कवर पहनना होगा। उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करना होगा। गंतव्य पर पहुंचने पर राज्य सरकार द्वारा पारित किए गए हेल्थ प्रोटोकॉल्स का अनुपालन करना होगा। कैबिनेट सेक्रेटरी ने कल की वीडियो कॉन्फ्रेंस में राज्यों में डॉक्टरों, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने पर भी चर्चा की। तदोपरांत गृह मंत्रालय ने भी सभी राज्यों को पत्र लिखा है। राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, सैनिटेशन पर्सोनेल तथा एम्बुलेंस की बेरोक टोक आवाजाही सुनिश्चित करें और उन्हें सुरक्षा प्रदान करें। निजी क्लिनिक, नर्सिंग होम और लैब्स को सुचारू रूप से खोलने के लिए सभी ठोस कदम उठाएं। हमारी सभी से यह अपील है कि वे धैर्य बनाए रखें। हमारा अनुरोध है कि इन सभी प्रयासों में अपना सहयोग दें और लोगों को इन सुविधाओं के बारे में जानकारी प्रदान करें, फैलाएं, उनको जागरूक करें। धन्यवाद। धन्यवाद। हेल्थ मिनिस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव प्लीज। आज की ब्रीफिंग मैं एक छोटी सी अपील से शुरू करना चाहूँगा। चलिए फिर से बच्चे बन जाते हैं। बच्चों और बचपन से हमें बहुत कुछ सीखना है। याद है जब बचपन में हमें खांसी बुखार हो जाता था, बदन दुखता था तो हम रोते हुए माँ के पास जाते थे और उन्हें अपनी तकलीफ बताते थे। माँ कुछ घर की दवाई जैसे काढ़ा हो, हल्दी हो, उससे आराम देती थी हमें। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर के पास ले जाती थी और कुछ दिनों बाद हम खेलने कूदने लग जाते थे। आज कोरोना की इस लड़ाई में हमें फिर से यही करना है। अपनी तकलीफ को अपनों को बताना है, राहत पाना है, इलाज कराना है, खेलना कूदना है, जीतना है। इसी में सबकी भलाई है। देखिए, बीमारी कोई कलंक नहीं होता है। परिवार तो आपका भला ही चाहता है ना। तो चलिए फिर से बच्चे बन जाते हैं, अपनी तकलीफ अपनों को बताते हैं। कोरोना से हमें लड़ना है, डरना नहीं है। आज जब हम कोविड-19 जैसी कम्युनिकेबल डिजीज से लड़ रहे हैं, तब कम्युनिटी से हमें हर तरह के सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है और इसमें सबसे अहम है
हेल्थ सीकिंग बिहेवियर। हम सबको मिलकर ये प्रयास करना है कि जिस भी किसी को कोविड-19 के सिम्टम्स डेवलप हों वह उसे छुपाए नहीं बल्कि सामने आकर उससे संबंधित इलाज ले। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम तो बीमार होंगे ही बल्कि अपने परिवार को भी बीमार कर सकते हैं। हर पेशेंट को अपने को बचाने के साथ साथ अपनी फैमिली को बचाने के लिए सरकार द्वारा प्रोवाइड की गई हेल्थ सुविधाओं को अपनाते हुए इस लड़ाई में अपना योगदान देना होगा। देश में अब तक 20,917 लोग कोविड-19 से क्योर हो चुके हैं और 44,029 केसेस एक्टिव मेडिकल सुपरविजन में हैं। पिछले 24 घंटे में अगर हम देखें तो पाते हैं कि टोटल केसेस में 4,213 केसेस का इंक्रीज नोट किया गया है, पर साथ में ही 1,559 पेशेंट्स क्योर भी हुए हैं। इस तरीके से हम देखें तो पाते हैं कि हमारा टोटल रिकवरी रेट अब 31.15% हो चुका है। कुल कंफर्म केसेस की संख्या इस समय 67,152 है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 8 मई को कंफर्म कोविड-19 पेशेंट्स के लिए एक रिवाइज्ड डिस्चार्ज पॉलिसी भी जारी की है। यह मिनिस्ट्री द्वारा ऑलरेडी इशूड गाइडलाइंस जो कि हमारे 3 टियर कोविड फैसिलिटीज और कैटेगराइजेशन ऑफ पेशेंट्स बेस्ड ऑन क्लिनिकल सेवरिटी उसके साथ अलाइंड है। पहले जो क्राइटेरिया था कि या तो चेस्ट रेडियोग्राफ क्लियर होना चाहिए या 2 कॉन्जिक्यूटिव RT-PCR टेस्ट नेगेटिव होने चाहिए, उसके भिन्न होते हुए नई डिस्चार्ज पॉलिसी के अनुसार जो केसेस जो कि माइल्ड हैं, वेरी माइल्ड हैं या प्री सिम्टोमेटिक केसेस हैं और कोविड केयर फैसिलिटी में एडमिट हैं, अगर सिम्टम की शुरुआत के 10 दिनों में उनको 3 दिन तक फीवर ना हो तो उन्हें डिस्चार्ज किया जा सकता है। ऐसे समय में डिस्चार्ज से पहले टेस्टिंग करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन डिस्चार्ज के बाद भी 7 दिनों के लिए उन्हें होम आइसोलेशन का पालन करना पड़ेगा। इसके साथ ही जो केसेस मॉडरेट हैं और डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर में एडमिटेड हैं, उनमें से जो पेशेंट 3 दिनों में रिजॉल्व हो जाते हैं जिनके सिम्टम और जो बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के रहते हैं, यानी कि जिनका ऑक्सीजन सैचुरेशन अबव 95% है, ऐसे पेशेंट्स को सिम्टम्स के 10 दिनों के बाद डिस्चार्ज किया जाएगा यदि वह पेशेंट उनको कोई फीवर ना हो विदाउट एंटीपायरेटिक, उनको कोई ब्रेथलेसनेस के सिम्टम ना हो और उनको ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड ना हो। लेकिन इसके साथ ही वह मॉडरेट पेशेंट जिनको फीवर 3 दिन में रिजॉल्व नहीं होता और वह ऑक्सीजन थेरेपी पर कंटिन्यू करते हैं, इन केसेस में पेशेंट्स को तभी डिस्चार्ज किया जाएगा जब उनके क्लिनिकल सिम्टम रिजॉल्व हो जाएं और लगातार 3 दिनों तक ऑक्सीजन सैचुरेशन मेंटेन करने की एबिलिटी हो। यह ध्यान देना चाहिए कि मॉडरेट संबंधित इन केसों में भी डिस्चार्ज से पहले टेस्टिंग की जरूरत नहीं होगी, लेकिन पेशेंट को डिस्चार्ज होने के बाद 7 दिन तक होम आइसोलेशन का पालन करना होगा। इसके साथ ही सीवियर केसेस और साथ में केसेस जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जैसे कि HIV पेशेंट्स, ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट्स, मैलिग्नेंसी एटसेट्रा, ऐसे पेशेंट्स को तभी डिस्चार्ज किया जाएगा जब या तो वह क्लिनिकली रिकवर हो जाएं या उनके पेशेंट्स को RT-PCR के द्वारा नेगेटिव घोषित किया जाए। यह डिस्चार्ज पॉलिसी इसलिए चेंज की गई है कि अगर हम देखें भी कई देशों ने एविडेंस के बेसिस पर अपनी डिस्चार्ज पॉलिसी में टेस्ट बेस्ड स्ट्रैटेजी के बदले सिम्टम बेस्ड स्ट्रैटेजी और टाइम बेस्ड स्ट्रैटेजी का बदलाव किया है। उसके तहत ही इसमें हम चेंज लाए हैं। साथ ही ICMR के लैब सर्वेलेंस डेटा के रिव्यू के अनुसार भी RT-PCR पॉजिटिव केसेस पेशेंट्स 10 दिन बाद नेगेटिव टर्न हो जाते हैं। रिसेंट स्टडी से यह भी पता चला है कि वायरल लोड पीक इन द प्री सिम्टोमेटिक पीरियड, यानी कि सिम्टम से 2 दिन पहले और अगले 7 दिनों में नीचे चला जाता है। यह डिस्चार्ज पॉलिसी RT-PCR डायग्नोज पेशेंट्स के लिए है। यह जानना जरूरी है कि यह डिस्चार्ज पॉलिसी होम और फैसिलिटी क्वारंटाइन पेशेंट्स के लिए नहीं है, क्योंकि क्वारंटाइन एसिम्टोमेटिक और हेल्दी पर्सन्स के लिए है जो वायरस से एक्सपोज हैं लेकिन उन्हें कोई सिम्टम नहीं दिखता है। हाउएवर, क्वारंटाइन फैसिलिटी पर उनका स्टे 5 मई को जारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की गाइडलाइंस के तहत लास्ट एक्सपोजर से 14 दिन तक रहेगा और डिस्चार्ज पॉलिसी से संबंधित एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वेबसाइट पर उपलब्ध किए गए हैं।
इसी संदर्भ में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने होम आइसोलेशन ऑफ वेरी माइल्ड और प्री सिम्टोमेटिक कोविड-19 केसेस के लिए भी एक रिवाइज गाइडलाइन जारी की है, जिसके अनुसार वेरी माइल्ड और प्री सिम्टोमेटिक कोविड-19 केसेस के लिए होम आइसोलेशन पीरियड समाप्त होने के बाद टेस्टिंग की कोई आवश्यकता नहीं है। However, I would still like to reiterate a few points that those patients who are undergoing home isolation should strictly adhere to. उनको एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म साइन करना होगा, हमेशा ट्रिपल लेयर्ड मास्क पहनना होगा, एक आइडेंटिफाइड रूम में आइसोलेशन मेंटेन करना होगा, वह जो एल्डरली हैं या जो कोमॉर्बिड कंडीशंस वाले पेशेंट्स हैं या और फैमिली मेंबर हैं उनसे दूर रहें, हेल्थ हाइजीन मेंटेन करें और अपनी सेल्फ मॉनिटरिंग करें। अगर कोई भी हेल्थ सिचुएशन डिटेरियोरेट होती हो तो वह संबंधित मेडिकल अधिकारी को सूचित भी करें। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए राज्यों में कोविड स्थिति की समीक्षा की। राज्यों को माइग्रेंट लेबरर्स, स्टूडेंट्स और विदेश से लौटने वालों के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और एक्सटर्नल अफेयर्स द्वारा जो प्रोटोकॉल बताया गया है उसके तहत स्क्रीनिंग और क्वारंटाइन मेजर्स इंश्योर किए जाएं, उसके लिए उन्होंने रिक्वेस्ट की है। साथ ही राज्यों को ये भी कहा गया है कि वायरस के स्प्रेड को रोकने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर थूकने से रिलेटेड, स्पिटिंग से रिलेटेड जो प्रोहिबिशन है उसको इफेक्टिवली लागू किया जाए। कल माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने कोविड-19 मैनेजमेंट की स्थिति की समीक्षा करने के लिए मंडौली जेल, जो कि नई दिल्ली में स्थित है, वहां स्थित कोविड केयर सेंटर का दौरा भी किया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे ने एक एंटीबॉडी डिटेक्शन किट कोविड कलज एलाइजा नामक IgG एलिजा टेस्ट किट को डेवलप किया है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने इस संदर्भ में कहा कि इंडिजिनस टेस्ट कोविड-19 के सर्वेलेंस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसी के साथ ही भारतीय नौसेना द्वारा डिजाइन किए गए पर्सनल प्रोटेक्शन किट को भी इनमास यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन और अलाइड साइंसेज द्वारा हाईएस्ट टेस्टिंग स्टैंडर्ड्स के साथ सर्टिफाई किया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल ने वैक्सीन्स, डायग्नोस्टिक्स, थेरेप्यूटिक्स और अदर टेक्नोलॉजी से संबंधित 70 प्रपोजल को भी शॉर्टलिस्ट करके फंडिंग के लिए सेलेक्ट किया है। जहां एक और हम समाज में हेल्थ सीकिंग बिहेवियर प्रमोट करना चाहते हैं, वहीं दूसरी ओर हम सबको मिलकर कोविड-19 से जुड़े हुए स्टिग्मा से भी लड़ना होगा। हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं। इसी संदर्भ में माईगॉव द्वारा बनाया गया एक और वीडियो भी मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। धन्यवाद। देखिए, कोरोना हम पर दो तरह के हमले करता है, पहला शारीरिक और दूसरा मानसिक। मानसिक हमला हमें संदेह पैदा करता है, मन में कहीं एक शक पैदा करता है, यहां तक कि हम उस इंसान से भी डरने लगते हैं जो अस्पताल से ठीक होकर घर आया है। वो इंसान जिसे डॉक्टरों ने ताली बजा करके घर भेजा है। देखा होगा आपने टीवी पर कि अस्पताल से ठीक होकर वापस आने पर घर और समाज के लोग उन पर फूलों की वर्षा करते हैं। शारीरिक लड़ाई के लिए तो दुनिया भर के जानकार कोशिश कर रहे हैं, और मानसिक लड़ाई हमें ही जीतनी पड़ेगी। यदि हम हार गए तो कोरोना जीत जाएगा, और ये हम कभी होने नहीं देंगे। अपनों को अपनाएंगे, सही सलामत घर लाएंगे। फ्रेंड्स, एम्पावर्ड ग्रुप 9 चेयरमैन इज विद अस। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने ग्रुप के बारे में थोड़ा ब्रीफिंग दें, प्लीज। आई एम अजय साहनी, चेयरमैन ऑफ द एम्पावर्ड ग्रुप 9। एम्पावर्ड ग्रुप 9 को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है वो है टेक्नोलॉजी एंड डेटा मैनेजमेंट फॉर दिस कॉम्बैटिंग दिस क्राइसिस। उसके तहत इस ग्रुप ने 6 मेजर प्रिंसिपल्स लेकर आगे काम शुरू किया। इसमें पूरा जो हमारा सैंपल कलेक्शन से लेकर टेस्टिंग, ICMR, NCDC, मिनिस्ट्रीज, सिटीजन्स जिनको की कुछ सुविधाएं उपलब्ध करनी हैं, इंडस्ट्री और पब्लिक को, कमर्शियल एंटिटीज़ को,
और स्टेट गवर्नमेंट्स को, जो लोग फील्ड में काम कर रहे हैं उनको किस तरह की डेटा और उस तरह से सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, उसमें काम शुरू किया। और उसमें एक सबसे पहला काम ये रखा कि सिटीजन्स के लिए किस तरह का टूल डिप्लॉय किया जाए, जो कि आरोग्य सेतु के रूप में उभर के आया, और उस पर मैं आगे चर्चा करूँगा। उसके बाद डेटा अवेलेबिलिटी जो कि टेस्टिंग से रिलेटेड है, ICMR, NCDC और स्टेट्स में, उसका फ्लो कैसे बनाया जाए, उसमें मदद करने की कोशिश की। उसके अलावा जो स्मार्टफोन्स के लिए तो आरोग्य सेतु ऐप आया, लेकिन जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, जिनके पास फीचर फ़ोन है या लैंडलाइन है, उनको किस तरह से मदद की जा सके उसकी भी चिंता की गई। और डेटा प्राइवेसी के ऊपर काफ़ी काम किया गया कि ये ना हो कि हम किसी के पर्सनल डेटा का किसी भी तरह से कोई दुरुपयोग हो, तो उसकी बहुत चिंता की गई और उसके लिए बड़ी अच्छी एक प्राइवेसी पॉलिसी भी बनाई गई और उस पर अमल भी किया जा रहा है। और उसके अलावा जो हमारी फील्ड लेवल इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉमन सर्विस सेंटर्स, नाइलेट, CDAC, STPI, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के जो BSNL के लोग हैं पूरे देश में, उनकी मदद भी ली गई फॉर मैनी ऑफ दीज एक्टिविटीज़। और जहाँ पर टेस्टिंग सेंटर्स हैं उनमें भी कुछ लोगों को भेजा गया ताकि डेटा एंट्री वगैरह में उनको सुविधा हो पाए। और फाइनली जो इंडस्ट्री से और पब्लिक से, सिटीजन से बहुत सारे सुझाव आए, बहुत सारे सॉल्यूशंस लोगों ने सजेस्ट किए, उनको भी ठीक जहां हम उसको उस पर अमल कर सकते हैं या उसका इस्तेमाल कर सकते हैं वो हमने किया, और जहां वो किसी और ग्रुप के लिए यूज़फुल है तो उनको, उस ग्रुप को हमने इस तरह की सॉल्यूशंस और सजेशंस भेजे। तो ओवरऑल जो उसका एक ओवरऑल फ्लो है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल है स्पेशल सर्वेलेंस सिस्टम का, जो कि हेल्थ डिपार्टमेंट का बनाया हुआ एक टूल सेट है, जिसमें कि स्टेट्स को, डिस्ट्रिक्ट्स को, डिस्ट्रिक्ट के अधिकारियों को, डिस्ट्रिक्ट सर्वेलेंस ऑफिसर को हर तरह की इंफॉर्मेशन और सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। उसको स्ट्रेंथन करने के लिए शुरू हमारा काम हुआ कि जहाँ सैंपल कलेक्शन होता है और टेस्टिंग होता है, उसकी ऐप्स बनाई गई। RT-PCR टेस्ट के लिए एक ऐप बनाई गई और एंटीबॉडी टेस्ट्स के लिए एक और ऐप बनाई गई। उससे ICMR के लैब पोर्टल्स तक डेटा पहुँचे। लैब में जब टेस्टिंग हो जाए तो उसके बाद वो पूरा हेल्थ सिस्टम्स के लिए NIC में और जो हेल्थ मिनिस्ट्री के सिस्टम्स में आए वैसा डेटा, और उसको सपोर्ट करने के लिए आरोग्य सेतु जो लोगों ने अपने अपने मोबाइल्स पे डाउनलोड किया, उस पर कुछ लोग सेल्फ असेसमेंट करते हैं, कुछ लोगों का ब्लूटूथ कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होता है, तो वो वाला डेटा भी इसमें मिल जाए। और NDMA से कुछ डेटा और फिर IIT मद्रास की मदद से कुछ जो एनालिटिक्स होता है, वो डेटा को सबको कंबाइन करके उस पर किस किस तरह के एक्शन लिए जा सकते हैं। दिस इज द मेन स्टे, दिस इज द ब्रॉड पिक्चर ऑफ हाउ वी आर ऑर्गेनाइजिंग आवर डेटा फ्लोज। इसमें आरोग्य सेतु का सबसे ज़्यादा महत्व है। इसमें जो भारत की लड़ाई है कोविड-19 से, उसमें आरोग्य सेतु ने बहुत बड़ा योगदान दिया है और आगे भी चलकर देगा। इसको एक ऐप के रूप में रिलीज़ किया गया और इसका सबसे ज़रूरी पहलू है कि इसमें ब्लूटूथ के ज़रिए वो एक जिसको ज़्यादा रिस्क हो, हैविंग कम क्लोज टू एनी इन्फेक्टेड पर्सन, उन लोगों को अलर्ट करना और हेल्थ सिस्टम को अलर्ट करना कि उनकी क्या मदद की जाए, ये उसके लिए बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा ये जो भी इसको इस्तेमाल करता है, जो भी इसको डाउनलोड करता है, उनको एक सुविधा दी जाती है कि वो अपना सेल्फ असेसमेंट करें और सेल्फ असेसमेंट कर कर उसमें बताएं कि क्या वो
हेल्दी अभी हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है, या उनको खांसी या बुखार या ब्रेथलेसनेस की तकलीफ है, या उनकी कोई कॉम्बिनेशन की तकलीफ है। उसके अलावा अपनी उम्र बताएं, और अपना कोई अगर और हेल्थ का कुछ इशू है, डायबिटीज़ है या उस तरह के कोई इश्यूज हैं जिससे कि उनका रिस्क बढ़ता है, वो भी अपनी सेल्फ असेसमेंट में दें, और उसके द्वारा वो कुछ अगर मदद चाहते हैं तो वो मदद भी मांगने के लिए सामने आए। उसके अलावा हम जितने यूज़र्स हैं उनको ये भी मौका देते हैं कि वो अगर वॉलंटियर करने को तैयार हैं आगे चलकर, तो उसके लिए भी अगर सामने आना चाहते हैं तो वो भी अपनी तरफ से बता पाएँ। तो इसमें प्राइवेसी फर्स्ट डिज़ाइन इसमें रखा गया कि प्राइवेसी को ध्यान में रखकर ये ऐप बनाया गया, और इसके अलावा हर तरह की जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है वो सभी तक पहुंचे, उसके लिए भी हम इस ऐप का उपयोग करते हैं। और ये शुरू में ही 11 लैंग्वेजेस में भारत में रिलीज़ किया गया, और अब इसमें एक 12वीं लैंग्वेज भी, असमीज़ लैंग्वेज में भी इसको ऐड किया गया है। और इसमें एक बात अभी तक जो ऑलमोस्ट जो दुनिया में रिकॉर्ड बना वो था जब 5 करोड़ यूज़र्स इसमें आए, और उस वक्त ये दुनिया का सबसे तेज़ी से 5 करोड़ यूज़र्स तक पहुंचने वाला ऐप बना। अब इसमें 9.8 करोड़ लोग इसमें ऑलरेडी आ चुके हैं, और कुछ ही देर में ये शायद 10 करोड़ यूज़र्स तक भी पहुंचेगा। और इस ऐप को पहले शुरू किया गया एंड्रॉयड सिस्टम और एप्पल में iOS सिस्टम के ऊपर, और अब इसको जो जियो के जो फ़ोन हैं जो कि फीचर फ़ोन जाने जाते हैं, स्मार्ट फीचर फ़ोन्स, उस पर एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उस पर भी ये ऐप तैयार कर लिया गया है, और शायद कल से ये उन फ़ोन्स पर भी उपलब्ध हो जाएगा। इसमें एक बड़ा अहम पहलू है कि जो हालांकि इसमें 13,000 से कम यूज़र्स ऐसे हैं जिनको कि कोविड पॉजिटिव पाया गया, जो आरोग्य सेतु के यूज़र्स हैं, लेकिन उनकी इंफॉर्मेशन के ज़रिए अभी तक करीबन 1,40,000 ऐसे और लोग हैं जो पिछले कुछ दिनों में ऐसे व्यक्ति के आसपास कहीं आए जहां कि उनको संक्रमण का कुछ अंदेशा हो सकता है। तो ये वाला जो ब्लूटूथ कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हुआ, इससे जिस व्यक्ति को थोड़ा सा भी अगर उनको रिस्क है तो उनको सबसे पहले इत्तला किया जाता है कि आप अपना ध्यान रखें। उसमें 3 तरह के रिस्क लेवल्स को दर्शाया जाता है, और उसमें डिफरेंट रिस्क लेवल जो होता है उसके मुताबिक उनको इंस्ट्रक्शंस भी दिए जाते हैं कि अगर इस तरह का रिस्क लेवल हो तो क्या करें। बट सबसे ज़रूरी बात यह है, इस बीमारी में सबसे ज़रूरी बात यह है कि हो सकता है कि आपको ये बीमारी हो और अनजाने में ही आप शायद किसी और में भी फैला दें। तो ये जल्दी से आपको मालूम चलने से, जब आपके पास शायद सिम्टम्स भी ना आए हों, तभी जब आपको पहले से पता लग जाता है तो आप अपना ध्यान रख सकते हैं, अपने आप को सेल्फ आइसोलेट कर सकते हैं, अपने आप को क्वारंटाइन में रख सकते हैं, अपने परिवार की, अपने आसपास के लोगों की चिंता कर सकते हैं, उनको बीमारी से बचा सकते हैं। और अगर आगे चलकर सिम्टम्स आए तो आप उन सिम्टम्स को सीरियसली लेंगे और फिर आप मदद मांग पाएंगे। तो ये बहुत ही ज़रूरी पहलू है जो कि बिना टेक्नोलॉजी के उपयोग के इसको बिल्कुल हासिल नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी उपयोग करने से इस तरह का जल्दी अलर्ट का सिस्टम हम कर पाए हैं। जब हमारे पास में जो ब्लूटूथ कॉन्टैक्ट्स का डेटा आता है, उसके बाद हमारे पास जो सेल्फ असेसमेंट का डेटा आता है, उन लोगों को फ़ोन करके उनसे फिर से रिकन्फर्म करते हैं कि आपको कुछ अभी सिम्टम्स हैं, आपको किस तरह की सर्विसेज की ज़रूरत है। और उसमें कुछ जो
ज़रूरी नहीं होता आगे फॉलोअप, उसको हम फिल्टर आउट करते हैं, और जो बहुत ज़रूरी केसेस होते हैं जिसमें कि आगे सरकार की तरफ से कुछ मदद मिलनी चाहिए, वो केसेस फिर हेल्थ सिस्टम को और डिस्ट्रिक्ट्स को भेजे जाते हैं। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट आउटकम और आउटपुट इस सिस्टम से निकल रहा है, ये ऐसा है कि जो लोग कंफर्म हुए पॉजिटिव हैं, उनका पिछले 15 दिन कहाँ कहाँ पर मूवमेंट रहा, उस मूवमेंट का डेटा कंबाइन करते हैं सेल्फ असेसमेंट के डेटा से, कि कोई व्यक्ति अगर पॉजिटिव पाया गया, वो पिछले 15 दिन कहाँ पर था, जहाँ हो सकता है कि वो इन्फेक्शियस उस स्टेज में थे, और उसकी वजह से हो सकता है कि उस एरिया में इन्फेक्शन फैलने का एक अंदेशा हो। उसको हम कंबाइन करते हैं उस डेटा से जो लोगों ने खुद बताया कि उनको खांसी या बुखार या ब्रेथलेसनेस की दिक्कत आ रही है। इसको जब हम कंबाइन करके देखते हैं तो पता लगता है कि कुछ ऐसे स्पॉट्स हैं जहां आगे चल के उसके हॉटस्पॉट बनने का अंदेशा है। ये भी इंफॉर्मेशन जब जल्दी से हम दे पाते हैं तो it is possible to take preventive action to prevent it from becoming a hotspot. ये इंफॉर्मेशन इसलिए नहीं देते हैं कि हम बड़ी एक्यूरेसी से हॉटस्पॉट प्रिडिक्ट करना चाहते हैं, हम इसलिए ये इंफॉर्मेशन उपलब्ध कराते हैं ताकि उसको हॉटस्पॉट बनने से रोका जा सके और समय रहते हुए इस पर एक्शन लिया जा सके। और ये इंफॉर्मेशन पिन कोड लेवल पर या सब पोस्ट ऑफिस लेवल तक हम इस तरह की इंफॉर्मेशन जनरेट कर पाते हैं। और इसमें अभी तक 697 ऐसे हॉटस्पॉट्स, पोटेंशियल हॉटस्पॉट्स की इंफॉर्मेशन जनरेट हुई है जो कि स्टेट्स को और डिस्ट्रिक्ट्स को भेजी गई है। एक और छोटा सा ऐप बनाया गया जिससे कि जो ऑफिसर्स हैं फील्ड में, वो जहां पर हॉटस्पॉट या कंटेनमेंट जोन बनाना चाहते हैं उस कंटेनमेंट जोन को वो मार्क कर पाएं ताकि उस जोन के अंदर कंटेनमेंट के जो नियम हैं वो लागू होंगे। तो ये एक और छोटा सा एक ऐप बनाया गया। इसमें मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि प्राइवेसी आरोग्य सेतु का बहुत इम्पॉर्टेंट पहलू है, और उसमें जब कोई भी यूज़र साइन अप करता है तो उसको एक यूनिक रैंडमाइज्ड एनोनिमस डिवाइस आईडी दिया जाता है, और उसके बाद उनका नाम इस्तेमाल नहीं किया जाता। शुरू में जो वो इंफॉर्मेशन भरते हैं वो सर्वर में हम लाकर और सुरक्षित रखते हैं उसको, और उसके बाद डिवाइस आईडी को ही इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात यह है कि जब दो व्यक्ति जो कि आरोग्य सेतु इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपस में नज़दीक एक दूसरे के आते हैं, तो ब्लूटूथ के ज़रिए उनका कितनी देर कितनी दूरी पर थे और कितनी देर ऐसा हुआ, वो चीज़ को दोनों के मोबाइल पर एनक्रिप्ट करके बिना दूसरा का नाम जाने हुए सिर्फ डिवाइस आईडी के ज़रिए उसको आप ही के मोबाइल पर रख दिया जाता है। और सिर्फ अगर उनमें से कोई एक व्यक्ति पॉजिटिव पाया जाए, सिर्फ उसी स्थिति में ये डेटा को सर्वर पर ले जाया जाता है। तो इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी तक 9.8 करोड़ लोगों ने आरोग्य सेतु को डाउनलोड किया, इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी तक सिर्फ 13,000 से कम लोगों का इस तरह का डेटा, जो कि हमारे यूज़र्स भी हैं और जिनको पॉजिटिव पाया गया, सिर्फ 13,000 से कम यूज़र्स का इस तरह का डेटा सर्वर तक ले जाया गया, और उसके ज़रिए बाकी लोगों को इत्तला देने की प्रावधान किया गया। इसमें सरकार सिर्फ हेल्थ इंटरवेंशंस के लिए इसका इस्तेमाल करती है और किसी चीज़ के लिए इसका इस्तेमाल आपके डेटा का नहीं करती। आपकी पर्सनल आइडेंटिटी किसी को रिवील नहीं की जाती, वो पब्लिक के साथ शेयर नहीं की जाती। वो सिर्फ जो आपको स्वास्थ्य की जो सुविधाएं चाहिए वो आपको दिलाने के लिए, बाकी लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए इस डेटा का इस्तेमाल किया जाता है। और जो भी डेटा इसमें होता है आपके खुद के मोबाइल पर, उसको केवल 30 दिन
हालांकि वो एनक्रिप्टेड है, सेफ है, आप ही के मोबाइल पर है, लेकिन 30 दिन के से पहले का जो डेटा है उसको ऑटोमेटिकली मिटा दिया जाता है। अगर आपका टेस्ट हो रहा है तो वो 45 दिन सर्वर पर ले जाकर 45 दिन एट अ मैक्सिमम उसको रखा जाता है, उसके बाद मिटा दिया जाता है। जो लोग पॉजिटिव होते हैं उनके लिए क्योर होने के, ठीक हो जाने के 60 दिन उपरांत उस डेटा को भी हटा दिया जाता है। तो कोई भी ऐसा डेटा किसी भी व्यक्ति का इस समय के आगे नहीं रखा जाएगा। और लोकेशन डेटा इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो कोई एरिया में अगर संक्रमण का एक रिस्क हो तो उस एरिया के लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से कार्रवाई की जा सके और बाकी लोगों को संक्रमित होने से प्रोटेक्ट किया जा सके। और एक और जो मैंने बताया कि हम सिर्फ स्मार्टफोन्स के लिए नहीं बल्कि फीचर फोन्स और लैंडलाइंस के लिए भी सर्विसेज का प्रावधान कर रहे हैं। उसमें आरोग्य सेतु IVRS प्लेटफॉर्म शुरू किया गया, जिसमें पूरे देश में कोई भी 1921 नंबर पर फ़ोन कॉल कर सकते हैं और उसी तरह से जैसे आप ऐप के ज़रिए अपना एक सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं, उसी तरह से आप फ़ोन के ज़रिए सेल्फ असेसमेंट भी कर सकते हैं। आप मिस्ड कॉल दें तो ये वाला प्लेटफॉर्म आपको वापस कॉल करेगा और आपकी मदद करेगा टू गो थ्रू अ सेल्फ असेसमेंट प्रोसेस। और फिर उसके बाद वो सिमिलर डेटा उसी तरह से उसको इस्तेमाल किया जाता है ताकि आपको सुविधाएं मिल पाएँ। 3 और छोटे से सिस्टम्स हैं जो कि बड़े इंपॉर्टेंट भी हैं पर हैं अहम भी हैं। कोविड-19 सावधान सिस्टम, जिसके ज़रिए कि किसी भी टेलीकॉम टावर के नीचे या किसी एक ज़िले में या किसी एक छोटी जगह पर स्पेसिफिकली उस जगह पे होने वाले लोगों को SMS दिया जा सके, सभी को नहीं लेकिन सिर्फ एक स्पेसिफाइड एरिया में। दूसरा है क्वारंटाइन अलर्ट सिस्टम, जिससे कि जिन लोगों को क्वारंटाइन की सलाह दी गई उसका मॉनिटरिंग थोड़ा सा रख सकें, उनकी भी मदद कर सकें और बाकी लोगों की भी मदद कर सकें। और तीसरा है जो कि लोग माइग्रेशन जहां होता है तो जिस स्टेट में वो जाते हैं, जिस जगह पे वो जाते हैं, उनको भी इत्तला मिले कि यहाँ पर इस जगह से इतने लोग आए, ताकि वो भी आगे उसका इंतज़ाम कर सकें। और फाइनली आयुष संजीवनी, आयुष के कुछ पहलू दर्शाता है। इसके अलावा आरोग्य सेतु की प्रमोशनल एक्टिविटीज़ बहुत तरह की गई और आज के लिए आई थिंक मैं इतना ही बताना चाहूँगा। धन्यवाद। धन्यवाद। पहले हम ऑनलाइन क्वेश्चन लेते हैं। देयर आर सम मीडिया रिपोर्ट्स टुडे दैट रिलीजन बेस्ड मैपिंग इज बीइंग डन। इज देयर एनी ट्रूथ मिस्टर अग्रवाल इन दिस? सर, ऐसी कोई भी न्यूज़ है वह नितांत अनुचित है। इट इज़ ए वेरी इररेस्पॉन्सिबल न्यूज़। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा है कि कोई भी फेक न्यूज़ पब्लिश ना की जाए, प्रॉपरली फैक्ट्स चेक करते हुए न्यूज़ को पब्लिश किया जाए। कोई भी भ्रम, भय और आशंका किसी को नहीं फैलानी है। आज तो और भी ज़रूरत है कि समाज में हम सबको जोड़कर आगे चलें। तो इसलिए मैं अपील करूंगा कि इस टाइप की कोई भी न्यूज़, कोई भी नॉन फैक्चुअल न्यूज़, कृपा करके उसको ना बढ़ावा दें, उसको ना फैलने दें। साथ में हमें ये समझना ज़रूरी है कि यह बीमारी किसी भी धर्म को, किसी भी रेस को, किसी भी एरिया को देखकर नहीं आती। यह बीमारी तभी आएगी जब हम कोई लापरवाही करते हैं, डूज एंड डोंट्स का फॉलो नहीं करते हैं, तभी हमें बीमारी लगेगी। हमारे लिए ज़रूरी है कि हम मीडिया के थ्रू कम्युनिटी से बात करें, सबसे बात करके उनको समझाएं कि क्या डूज एंड डोंट्स फॉलो करने हैं। न्यूज़ 18 रवि सिंह। लव जी से सवाल है मेरा कि एक एंटीबॉडी टेस्टिंग किट जो भारत में बनाई गई है अपनी खुद की, उसकी क्या डिटेल है और कब तक वो वर्किंग में हो जाएगा? सर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक एलिजा बेस्ड एंटीबॉडी टेस्टिंग किट जो हमारी NIV पुणे ने बनाई है, उसको वैलिडेट भी किया है। उसकी अगर डिटेल देखें तो उसकी स्पेसिफिसिटी, जिसको कि हम बोलते हैं कि ट्रू नेगेटिव रेट आइडेंटिफिकेशन, कि कितने प्रोपोर्शन में
नेगेटिव को उन्होंने आइडेंटिफाई किया 97% है, उसकी सेंसिटिविटी 92% है। तो यह किट अब हम इसको प्रोडक्शन में लाते हुए जल्दी ही इसके द्वारा जो हमारा इससे पहले हमने बात की है कि हम एपिडेमियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन और सर्वेलेंस के लिए इसको इस्तेमाल करना चाहेंगे। मिस्टर मधुरेंद्र, न्यूज नेशन। सर, जैसा कि लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं और हम इस स्तर तक आ पहुंचे हैं जहां कंडीशंस अलार्मिंग दिखाई दे रही है कई खास पॉकेट्स में जहां से ज़्यादा से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। क्या कोई सुपर स्प्रेडर्स भी मार्क किया गया है जिसके ज़रिए इस बीमारी के फैलने का खतरा ज़्यादा है और उस बाबत कुछ गाइडलाइंस भी क्या तय किए गए हैं? एमएचए से एक सवाल मेरा सिर्फ इतना है कि जो लोग ट्रेन से सफ़र करके अपने इलाकों में जाएंगे, क्या उनको भी क्वारंटाइन किया जाएगा? क्या उनके क्वारंटाइन की व्यवस्था की गई है? उस बारे में थोड़ी क्लैरिटी दे दें। सर देखिए, जैसे कुछ भी अगर किसी पर्टिकुलर पॉकेट्स में हमें ज़्यादा केसेस हम देखते हैं तो वहाँ हमारा हमेशा से एफर्ट रहता है कि जो हमारी कंटेनमेंट पॉलिसी है उसको उतने ही सुदृढ़ तरीके से उसको वहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाए। ज़रूरी है कि जहाँ पर भी केसेस आएँ वहाँ हम एक प्रॉपर कंटेनमेंट जोन डिफाइन करें, स्ट्रिक्ट पेरीमीटर कंट्रोल करें और वहाँ पर बाद में स्पेशल टीम्स के द्वारा हाउस टू हाउस सर्वे करते हुए कोई भी हमारे फीवर, कफ और ब्रेथलेस रिलेटेड इश्यूज़ हैं, कोई भी ऐसे केसेस उनको अर्ली आइडेंटिफिकेशन करें, सैम्पलिंग गाइडलाइंस के तहत वहाँ पर हम उनका सैंपल्स लें और साथ में जो भी पॉजिटिव पेशेंट पाए जाएं उनको अपने कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल में रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट प्रोवाइड करें। तो जो हमारा मेजर फोकस होता है कि ऐसे पॉकेट्स आइडेंटिफाई करते रहें जहाँ पर कि ज़्यादा केसेस आ रहे हैं और वहाँ पर हम उतने ही स्ट्रॉन्ग कंटिजेंट जो हमारे कंटेनमेंट मेजर्स हैं उसका इम्प्लीमेंट करें। मिस्टर नीलू रंजन, दैनिक जागरण। जो हमने एसओपी आज बनाई है उसके अनुसार जो राज्य सरकार या जो केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर वो ट्रेन पहुंचेगी वो अपनी स्थिति अनुसार हेल्थ प्रोटोकॉल्स बनाएगी और वो हेल्थ प्रोटोकॉल्स इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। सर, आरोग्य सेतु को आप बता रहे हैं कि बिल्कुल सुरक्षित है, लेकिन जो कुछ हैकर्स हैं, जो इथिकल हैकर्स हैं, वो तो लगातार इस पे क्वेश्चन उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि डाटा कहीं से सुरक्षित नहीं है और कम से कम सरकार के पास है तो सरकार तो उस डाटा का यूज कर ही सकती है। तो वो कैसे होगा कि लोगों के सर्विलेंस में अगर व्यक्तिगत रूप में किया जाए तो उसको कैसे आप दूर करेंगे? नहीं, देखिए, ये वाला ऐप जो बना है ये शायद आज तक आप जितने ऐप इस्तेमाल करते हैं उनमें से सबसे ज़्यादा सुरक्षित इस ऐप को बनाया गया है। जैसा कि मैंने बताया आपको कि 9.8 करोड़ लोग इसके यूज़र्स हैं आज के दिन और उनमें से जो पॉजिटिव पाए गए वो 13,000 से कम इस वक्त हमारे एक्टिव यूज़र्स हैं आरोग्य सेतु ऐप के। उनका ब्लूटूथ कॉन्टैक्ट डेटा, उनका जीपीएस डेटा कि वो पिछले 15 दिन में कहाँ थे, वो डेटा को लेकर और उसके बेसिस पर बाकी सबको इसका अलर्ट किया जा रहा है। बाकी का डेटा आप ही के फ़ोन पर सुरक्षित है, सुरक्षित रहेगा। और उसके बाद भी जिनका डेटा किसी वजह से ये जो 13,000 लोग हैं उनका डेटा जब लिया गया, वो वाला डेटा भी उनके ठीक होने के 60 दिन के बाद वो भी पूरा का पूरा डेटा मिटा दिया जाएगा। तो इसमें कोई भी वो पॉसिबिलिटी नहीं बचती कि कोई हम सर्वेलेंस करें या उस तरह का किसी भी तरह से इसका दुरुपयोग करें। ये प्राइवेसी पॉलिसी बड़ी क्लियरली दी गई है, ऐप में दी गई है, माईगॉव पे दी गई है और सारी दुनिया में इसकी चर्चा भी है। तो इसमें निश्चिंत रहिए कि ये बहुत ही सिक्योर ऐप है, ये बहुत ही प्राइवेसी के लिए इसको बनाया गया है, प्राइवेसी भंग ना हो उसके लिए इसको बनाया गया है और सिर्फ और लोगों को बीमारी से बचाने के लिए, उस एरिया को हॉटस्पॉट बनने से बचाने के लिए इस तरह की इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बहुत ही उचित और बहुत ही ज़रूरी काम है अगर हमने इस पेंडेमिक से लड़ाई करनी है। थैंक यू। Please give some details on the specifications and sensitivity of the new ELISA test.
Sir, I just explained, specificity of the new ELISA test is 97%, sensitivity is 92%. Okay. कुंदन कुमार TV9 वार्ता। लव सर, मेरा सवाल आपसे है, कई सारी जगहों पे ऐसी बात की जाती है कि जहाँ सेंट्रलाइज्ड एसी होता है वहाँ पे संक्रमण का खतरा ज़्यादा है। ऐसे में जो ट्रेनें कल से चलाई जा रही है, खास करके एसी स्पेशल ट्रेनें हैं, क्या हम इस बात से इनकार किया जा सकता है कि उसमें संक्रमण का खतरा उस तरह से नहीं होगा? और एक सवाल मैम पुण्य मैम आपसे भी है कि मैम राज्य सरकारों की ओर से जो यातायात की सुविधा है वो बहुत अभी तक दुरुस्त नहीं हो पाई है। ऐसे में जो व्यक्ति किसी स्टेशन पे पहुंच रहा है वहां से वो अपने घर तक कैसे जाएगा, इसकी क्या कोई खास व्यवस्था हुई है? सर, सेंट्रलाइज्ड एसी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन उसका इस्तेमाल करते समय फ्लो ऑफ एयर उसको मॉनिटर करने की ज़रूरत होती है, उसके तहत उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। हाउएवर इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि अगर पर्टिकुलरली एरोसोल जनरेटेड कोई भी इशू अगर हम फील करते हैं तो अगर हम प्रिकॉशनरी वे में, तो हम अगर चाहें तो उसको सेंट्रलाइज्ड एसी को इस्तेमाल किए बिना भी ट्रैवल कर सकते हैं। मिस्टर साहिल ANI, मैडम प्लीज, होम मिनिस्टर। जहाँ तक लोगों के वेहिकुलर मूवमेंट का इशू है, आई थिंक जो हमारी गाइडलाइंस निकली हैं वो काफ़ी क्लियर हैं कि ग्रीन जोन में, रेड जोन में अर्बन एरियाज, रूरल एरियाज, ऑरेंज जोन में किस तरह की रेस्ट्रिक्शंस हैं। तो अगर वो जो सेफ्टी नॉर्म्स हैं रिगार्डिंग पर्सनल व्हीकल में ट्रैवल करने का या टू व्हीलर में ट्रैवल करने का या कैब, जहाँ पे कैब एग्रीगेटर सर्विसेज अलाउड, उसको फॉलो करते हुए लोग अपनी व्यवस्था कर सकते हैं। साहिल ANI। Sir, my question is related to the ELISA kit. Sir, why Zydus Cadila was chosen for the mass production, and how many companies have sent application for ELISA kit? Sir, ICMR representative is not there, but let me try to explain you in brief. What happened, there is a particular process in terms of which organization has the capacity to undertake production at the faster pace and which has the required wherewithal to take that production in the first place. So based on that, generally the organizations get selected, and over a period of time, if need be, more organizations are also roped in. So that's all. I think Madhurendra, everybody is covered. You have the question? Okay, 13. Yeah, please, last question. सर, पहला सवाल तो लव अग्रवाल सर से है। सर, लगभग मुझे लगता है 1.5 महीने से ज़्यादा हो गया आपको ब्रीफिंग करते हुए। पहले हम लोग बड़ा सवाल पूछते थे कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन हुआ है क्या। उस समय 5,000-7,000 केसेज आते थे, अब चूंकि 60,000 से भी ज़्यादा केसेज आ गए। आपको लगता है कि वो स्थिति भारत में आ गई है, क्योंकि वो वन ऑफ द फेजेज है, तो वो स्थिति क्या आ गई है? दूसरा मैम, चूंकि सब लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, मान लीजिए दिल्ली से किसी को ट्रेन पकड़ना है कल, तो वो अपने घर से कैसे जाएगा? बस नहीं चल रही है, मेट्रो नहीं चल रही है, किसी के पास गाड़ी नहीं है, तो कैसे पहुंचेगा नई दिल्ली रेल स्टेशन? ये सवाल तो है मैम। सर, हमने कई बार इस विषय पे बातचीत की है। मैं फिर से वही बात आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि हमारे यहाँ कुछ क्लस्टर्स पाए गए हैं और कुछ केसेस में, कुछ पर्टिकुलर लोकेशंस में हमारे यहाँ रिलेटिवली लार्ज आउटब्रेक भी नोटिस किया गया है। और उसी के तहत अगर आप याद करें तो डायरेक्टर एम्स ने भी बताया था कि अगर हम इनको ढंग से कंटेन नहीं करते हैं तो ट्रांसमिशन रेट विल बिकम हायर। तो अभी हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उसी स्टेज में मेंटेन रखते हुए अपने कंटेनमेंट एफर्ट्स पर फोकस करें और ये इंश्योर करें कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन की स्टेज में ना जाए। जैसा हमने SOP, रेलवे की SOP में कहा है, उसको अलग से पास लेने की ज़रूरत नहीं है, पर हाँ, जिस प्रकार से हमारी गाइडलाइंस अलाउ करती हैं मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स इन रेड जोन, उस हिसाब से वो जा सकता है। वेरी मच।